गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास नौटियाल। आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ सिखों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सिखों का इतिहास अपना आप में बहुत लंबा इतिहास है, इसलिए हम इसको 3 वीडियोस में 3 भागों में कवर करेंगे। तो वन बाय वन सिखों का, क्योंकि उत्कर्ष है, गुरु नानक के जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उनको सिख कहा गया। यानी कि मध्यकाल में सिखों का एक तरह से उदय होता हुआ दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी तक उनका रूपांतरण एक तरह से एक मिलिट्री समुदाय के रूप में, सैन्य समुदाय के रूप में होने लगा। और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हम देखते हैं कि रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा पंजाब के भीतर सिखों का साम्राज्य, हालांकि सिख राज्य कह देते हैं, लेकिन ये हमेशा बोला जाता है कि रंजीत सिंह के साम्राज्य में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे और यूरोपियंस उनके यहाँ आकर के ट्रेनिंग दिया करते थे। इसलिए उसको सिख कहना है नहीं कहना, ये एक अलग बिंदु है। उसके उपरांत जब सिखों की, रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, तो रंजीत सिंह की डेथ के बाद अंग्रेजों के साथ उनके 2 युद्ध किस प्रकार होते हैं और पंजाब का विलय अंग्रेज यानी कि डलहौजी किस प्रकार करता है, ये हमको कुछ बिंदुओं को लेना है। अब ये सब करने के लिए वन बाय वन हमको इस बात पर आना ठीक रहेगा कि इसको हम किस पैटर्न में लें। सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि जब सिखों की बात की जाती है तो सिख हिस्टोग्राफी क्या है, सोर्सेस, हिस्टोग्राफी। अपने आप में हमारे पास इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरह के सोर्सेस अवेलेबल हैं। और खास करके 19वीं शताब्दी में जब कनिंघम ने सिखों का इतिहास लिखा, तो वहां से हम आधुनिक काल में देखते हैं कि एक रीजनल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में सिखों का इतिहास लेखन प्रारंभ होता है और व्यापक रूप से हुआ। और उसमें उन्होंने पंजाबी भाषा को आधार बनाया। खास करके जो बात के लोग हैं, बात के लोगों ने तो, क्योंकि इस क्षेत्र में पंजाबी या गुरुमुखी चलती है और डॉक्यूमेंटेशन भी उसी फॉर्मेट में है, उसी लैंग्वेज में है, या फिर पर्शियन में रहा या किसी और भाषा में रहा। जब ब्रिटिश पीरियड में आए तो वहाँ पे इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, लेकिन वो कम है। यहाँ जब हम बात करते हैं, एक तो हमने इतिहास लेखन की बात की, दूसरी बात हमने सिखों के एक समुदाय के रूप में, एक मिलिट्री समुदाय के रूप में, एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में, एक मिसल के रूप में कैसे उनका उदय हुआ। तो सबसे पहले हम गुरुओं की बात करेंगे। गुरु, सिख गुरु। उसके उपरांत जो 10 गुरु हुए, उन 10 गुरुओं के उपरांत क्या सीन डेवलप हुआ, सिख किस तरह से डेवलप हुए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर पर एग्जाम में खूब से क्वेश्चंस आते हैं। गुरुओं पर तो क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम गुरुओं पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मध्यकाल का भाग है। बंदा बहादुर के उपरांत जब हम देखते हैं कि सिखों में एक तो मिसलों का विकास हुआ। मिसल क्या थी? ये एक तरह की पॉलिटिकल यूनिट थी और खास करके ये सिखों के सशस्त्र जत्थे हुआ करते थे और एक तरह से ये पॉलिटिकल यूनिट के रूप में काम करती थी। हालांकि अरबी वर्ड कहते हैं कि अरबी वर्ड है और अरबी वर्ड में मिसल का मतलब होता है एक जैसा होना। और इसको कनिंघम ने भी जो अपनी हिस्ट्री लिखी है उसमें उन्होंने इसको इसी रूप में लिया है। और इस वक्त हम 2 लोगों की हम बात करेंगे। एक तो नवाब कपूर सिंह को लेंगे, कपूर सिंह, और दूसरा हम जस्सा सिंह आलूवालिया को लेंगे, जस्सा सिंह आलूवालिया। इसके अलावा अन्य लोग भी इस समय 18वीं शताब्दी में पंजाब की राजनीति में हैं। पंजाब की राजनीति में ऐसा नहीं है कि खाली इस समय सिख ही हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि 18वीं शताब्दी है, इस वक्त तक मुगल साम्राज्य था और
मुगल बादशाह के तरफ से जो गवर्नर यानी सूबेदार की नियुक्ति होती थी वो नॉर्मल कोर्स में एक मुस्लिम ही हुआ करता था। जैसे बीच में जकारिया खां का जिक्र आएगा, और इनका सिखों को लेकर के रिएक्शनरी एटीट्यूड हुआ करता था। दूसरी बात ये होती थी कि इस समय तक अफगानिस्तान की तरफ एक, जिसको हम अफगान कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली और उसके उत्तराधिकारी, तो इस उनका उदय होता है और वो एक शक्ति के रूप में आते हैं, वो भी पंजाब को रौंदते हुए हिंदुस्तान के भीतर आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें 3-4 शक्तियां दिखाई दे रही हैं। एक तरफ अफगान हैं, तो एक तरफ सिख हैं जो उस समय कमजोर हैं, और एक तरफ मुगल साम्राज्य है, और चौथी शक्ति एक है मराठे। तो इनके बीच में सिख उभर रहे हैं। तो ये सिखों का उभरने का काल है, खास करके जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, जब सिखों का एक यूं कहें कि एक मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में जब बैकग्राउंड बनता है, क्योंकि मेन तो रंजीत सिंह ने ही साम्राज्य बनाया, महाराजा रंजीत सिंह का ही साम्राज्य था, बाकी लोगों ने इस तरह से इसको डेवलप किया। अब इसमें से हम किसी भी व्यक्ति का महत्व कम नहीं आंक सकते। जब हम गुरुओं की बात करते हैं, तो मैंने शुरुआत में बात की थी कि जब हम प्रारंभ में बात करते हैं तो इन सब लोगों को लेने के लिए थोड़ा सा हिस्टोग्राफी को देखें हम। यहां पर जो पर्शियन सोर्सेज और गुरुमुखी के सोर्सेज वो तो अपने आप में हैं ही हैं। यहां गंडा सिंह, ये हिस्टोरियंस हैं सारे, J.S. ग्रेवाल, कनिंगम नाम पहले आएगा ही आएगा, कनिंगम, खुशवंत सिंह, बेसिकली जब देश आजाद हुआ तो देश के आजाद होने के बाद विश्वविद्यालय बने, तेजी से विश्वविद्यालय बने। तो अमृतसर में GNDU है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, तो इसमें एक सिख चेयर डेवलप की गई, और अभी पिछले कुछ दशकों में तो बहुत जगहों पर सिख चेयर डेवलप की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी एक सिख चेयर डेवलप की हुई है। तो सिख स्टडी जितनी हो सकती है, उसमें हिस्ट्री है, उसमें ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस पार्ट है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ हिस्टोग्राफी के, इन्होंने, गंडा सिंह जी ने, J.S. ग्रेवाल ने, इन दो लोगों ने तो स्पेशली हिस्टोग्राफी पे किस तरह से कंपाइलेशन किया जाए और बेहतर तरीके से उन्होंने सिखों की हिस्ट्री को इंटरप्रिटेशन उसकी की है। अपने आप में इतने नाम इतने हैं कि जिनका यहाँ पर नाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि ये पार्ट एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। उसके बाद आप सबको मालूम है कि यहाँ पर 10 गुरु आते हैं। दस गुरु आते हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु हैं। और मोटे तौर पर जब हम 15वीं-16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, तो उस भक्ति आंदोलन में निर्गुण संप्रदाय के 2 महत्वपूर्ण नेता हुए, 2 महत्वपूर्ण संत हुए। एक को हम गुरु नानक देव कहते हैं, नानक, और एक को कबीर कहते हैं। कबीर उत्तर प्रदेश वाले इलाके में एक अपना इंपॉर्टेंस उनकी दिखाई देती है, और गुरु नानक देव पंजाब में हैं। क्योंकि गुरु नानक देव पंजाब में हैं, इसलिए उनकी विचारधारा बेसिकली खत्री थे, और उनकी विचारधारा का जो प्रसार है वो जो हिंदू कम्युनिटी के जट थे उनमें उनके विचार ज़्यादा फैले। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही अलग टॉपिक है और इसको सेपरेटली टेकअप करना चाहिए, लेकिन जिनको उन्होंने अपना अनुयायी बनाया, जिनको अपना शिष्य बनाया, उन शिष्यों को ही सिख कहा गया। धीरे धीरे जो और गुरु हैं, इसमें से किसी भी गुरु का महत्व तो हम कम करके नहीं आंक सकते। तो जैसे हम गुरु अर्जुन देव की बात करें तो उन्होंने जब अमृतसर की बात की, तो अमृतसर में दरबार साहब, हरमंदिर साहब, या जिसको आज हम गोल्डन टेम्पल कह देते हैं, और जो कि अकाल तख्त वहाँ पर जब बनाया गया, तो अकाल तख्त में सभी मिसलों का, जहाँ मैंने मिसलों की बात की थी, इन सभी मिसलों का रिकॉर्ड्स इनके रखे जाते थे। तो अपने आप में ये एक धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक पक्ष है।
जब हरगोबिंद की बात करते हैं, गुरु हरगोबिंद ने हरगोबिंद सिंह जी ने उन्होंने क्या किया, सिख मिलिट्रिज्म को डेवलप किया। सिख मिलिट्रिज्म, सिखों में सैन्य प्रवृत्ति का विकास उन्होंने किया, इसकी फाउंडेशन उन्होंने डाली। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के समय में देखते हैं जब उन्होंने खालसा की नींव रखी और जब उन्होंने इस तरह की एक तरह से सिख आर्मी का सेटअप टाइप का उन्होंने किया, राज करेगा खालसा, और उन्होंने और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे रखी और सारा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया और इसके बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। इसके उपरांत यह बोला गया कि अब अगला गुरु कोई नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पर सिखों का निर्देशन होगा। और गुरु गोविंद सिंह ने, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जब अपने जीवन के अंतिम चरण में थे तो औरंगजेब के कहने पर वो दक्षिण गए, जहां पर आज नांदेड़ साहब है, और वहां पर मिलने के लिए इनके पास ये बंदा बहादुर गए। ये बेसिकली राजौरी, पुंछ राजौरी के थे, जम्मू कश्मीर के। आजकल हम पुंछ राजौरी आजकल वहीं पड़ता है। तो उनसे मिले और उनके कहने के बाद इन्होंने बोला कि तू ईश्वर का सच्चा बंदा है, और इसे नाम दिया बंदा बहादुर। और इन्हें एक अथॉरिटी दी कि आप पंजाब जाओ। ये पंजाब आते हैं, लेकिन इनको एक शर्त थी कि आप अपने को गुरु घोषित नहीं करोगे। तो गुरु का बंदा है, ईश्वर का बंदा है। और इस तरह से बंदा बहादुर का एक एपिसोड डेवलप होता है। तो बंदा बहादुर ने कई सारे काम किए। बंदा बहादुर, जब बंदा बहादुर हैं तो एक तो उन्होंने पॉलिटिकल सेटअप किया, अपने कॉइन्स जारी किए, गुरुओं की कॉइन्स जारी की, एक छोटा सा राज्य डेवलप किया। हालांकि ये टेम्परेरी राज्य ही रहा। और इसके साथ इनके जो नारे थे, नारे बड़े इंपॉर्टेंट थे। कुछ नारे तो पहले से ही चले आ रहे थे, जैसे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, ये तो पहले से चला आ रहा था। और इन्होंने जो डेवलप किया, एक तो नारा ये था कि राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। 2.5 फट की नीति, 2.5 फट की नीति। जब हम सिखिज्म की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा एक बात, क्योंकि बीच बीच में अगर आप सिखिज्म की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें, शब्द सामने आते हैं। जैसे शब्द आता है सत श्री अकाल। आपने सुना होगा, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र अंतिम सत्य है, इसका मीनिंग ये है। तो जो ये बोलेगा उसका कल्याण होगा, उस ईश्वर उसको आशीर्वाद देगा, चिरकालीन आशीर्वाद देगा। तो जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये इसका मीनिंग ये है। 2.5, एक था देग तेग फतह। ये एक बार ये वाला पूछा हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में, ये वाला पूछा है, 2.5 फट की नीति निम्नलिखित में से किसकी थी। अब 2.5 फट की नीति यहां पर यह है कि पहले अटैक करो, उसके बाद पीछे आओ, फिर वापस अटैक करो। यहां पर हम देखते हैं कि जब भारतीय राजवंशों को देखते हैं, भारतीय कम्युनिटीज को देखते हैं, जिनका वॉर करने का तरीका एक अलग तरह का था। जब हम राजपूतों की बात करते हैं तो वहां एक तरह का आदर्श ये था कि जो वार है वो छाती पे होना चाहिए, यानी युद्ध से आप भाग कर नहीं आएंगे। लेकिन यहां सिखों के केस में देख रहे हैं या मराठों के केस में देख रहे हैं कि वो जरूरत पड़ने पे पीछे भी हट जा रहे हैं, विशेष रूप से मराठे। तो इसी तरह से यहां पर इनके ये जो पूरे यूं कहें कि नारे जो इन्होंने दिए, ये सिखों को एक कम्युनिटी के रूप में, एक मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में डेवलप करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण और बड़े प्रेरक थे। उस समय यहां पर जो मुगल सम्राट था, मुगल एम्परर, वो था फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर की जो सेना थी, यानी कि
मुगल आर्मी जो हुआ करती थी, उस आर्मी के साथ इनके कई बार क्लैशेस हुए और इन क्लैशेस के दौरान ज़्यादातर ये कभी भी ये ऑर्डर होता था कि फर्रुखसियर की तरफ से कि इसको पकड़ कर लेके आओ बंदा बहादुर को। अंतिम मोमेंट में क्या होता है कि इनको ये एक तरह से धोखे से इनको पकड़ लेते हैं और इस धोखे से पकड़ने में अंततः इनको एक तरह से प्रिजनर बना करके दिल्ली ले आते हैं और दिल्ली में इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये नाम अपने आप में, जिनको हम बंदा बहादुर कह रहे हैं, बंदा बैरागी भी इनका नाम मिलता है, लक्ष्मण दास भी इनका मूल नाम मिलता है। एक बार ये भी पूछा हुआ था, लक्ष्मण दास इनका मूल नाम था। तो इस प्रकार से हम ये जो 18वीं शताब्दी के पहले 2 दशक हैं, उन पहले 2 दशकों में हम बात कर रहे हैं कि सिखों का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह डेवलप हो रहा है और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के बाद किस तरह से ये चीज डेवलप होती है। अब बात ये हुई कि जब बंदा बहादुर की डेथ हो गई, और मैं आपको एक बार बंदा बहादुर को यहाँ पे शो कर देता हूं। ये बेसिकली हमारे 10 के 10 गुरु हैं, इनका अपना सबका रोल है, किसी का भी रोल कम ज़्यादा नहीं है। बीच में आप देख रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब है, और उसके उपरांत ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है, बंदा बहादुर। ये बंदा बहादुर, इनके हाथ में पूरा का पूरा खालसा का झंडा है, यानी कि सिख कम्युनिटी का खालसा का झंडा है, और इसको लेकर के ये पंजाब में अपनी राजनीति, अपनी मिलिट्रिज्म को ये प्रसारित कर रहे हैं। अब एक बात देखनी है, ये आप देख सकते हैं, ये उस वक्त का हिंदुस्तान है, छोटे राज्य बड़े राज्य, ये उस वक्त का हिंदुस्तान है। और ये जो बीच में आप राज्य करीब करीब ये 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच का है, 18वीं शताब्दी के मध्य कह लीजिए या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का कह लीजिए, 1764 का इसमें मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहां पर अंग्रेज आ चुके हैं हिंदुस्तान में, और यहां पर ये सिख मिसलें हैं, सिख मिसलें इस जगह पर हैं। एक बार पहले मैं आपको ये देखिए, आप पंजाब, ये पंजाब है, और इसमें अगर ये साफ नहीं दिखाई दे रहा, हम कहते हैं कि दोआब, हिंदुस्तान में 3 दोआब बड़े महत्वपूर्ण हैं, राजनीति के हिसाब से भी, ज्योग्राफी के हिसाब से भी, फर्टिलिटी के हिसाब से भी, समृद्धि के हिसाब से भी। एक दोआब हमारे यहां पंजाब के इन नदियों के दोआब हैं, ये आप देख सकते हैं, पंजाब की नदियों के दोआब हैं। सिंध सागर दोआब, छाछ दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब, ये आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 पंजाब के दोआब हैं ये। निश्चित रूप से इन दोआबों के लिए लड़ाई होना एक स्वाभाविक सी बात है। पंजाब अपने आप में प्रॉस्परस था, तो आप देख सकते हैं कि इधर अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान की तरफ से संघर्ष होना तय है, और इधर दिल्ली है, दिल्ली में मुगल बादशाह है, यानी मुगलों की तरफ से भी संघर्ष होना तय है। और क्योंकि मैं 18वीं शताब्दी के मध्य की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त मराठे भी एक शक्ति के रूप में हैं, और वो भी पंजाब की तरफ प्रगति कर रहे हैं। 1752 में एक समझौता होता है मुगल सम्राट के साथ मराठों का, जिसमें कहा गया कि पंजाब के क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर भी आपको देखना है, आप चौथ सरदेश मुखी वसूल कर सकोगे, और साथ में यह होगा कि अब्दाली का अगर कोई आक्रमण होता है तो उससे आप साम्राज्य की को सुरक्षा प्रदान करोगे। इस कारण से इतनी शक्तियां यहां पर इन्वॉल्व हो गई हैं, इतनी कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो गई हैं, इतने तरह के इक्वेशंस यहां पर बन रही हैं। अफगान हैं, सिख्स हैं, और मराठे हैं, मुगल हैं। यहां पर एक बात देखिए, एक दोआब हमको यह भी दिखाई दे रहा है, गंगा यमुना के बीच का दोआब। ये दोआब तो इतिहास में जग जाहिर है, भारत के इतिहास में, क्योंकि जब हम गंगा के मैदान की बात करते हैं
तो भारत के इतिहास का अधिकांश भाग और अधिकांश जो इतिहास लिखा गया वो इस क्षेत्र के आसपास ही लिखा गया है। इस क्षेत्र के आसपास जो इतिहास की गतिविधियां हुई हैं उनको ही रिकॉर्ड किया गया है। आप देखेंगे दिल्ली महत्वपूर्ण राजधानी, कन्नौज महत्वपूर्ण राजधानी, पाटलिपुत्र। तो ये ऐसा लगता है कि इतिहास इस दोआब के आसपास ही है। ये बातें ये शो करती हैं कि इतिहास बनने में, ऐतिहासिक घटनाओं के डेवलप होने में सदैव भौगोलिक कारकों की भूमिका होती है। तो एक बात यहां पर ये आती है। तीसरा दोआब हमारे यहां आता है जिसको हम रायचूर दोआब बोलते हैं। दक्षिण में कर्नाटक में रायचूर दोआब जिसको बोलते हैं, वो भी अपने आप में राजनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि इस पंजाब में जब हमारे ये बंदा बहादुर साहब की डेथ हो जाती है तो अब क्या क्यों हुआ। इसके उपरांत बंदा दो तरह के सिख डेवलप हो गए, बंदाई सिख और दूसरा तत खालसा। दो तरह के सिख डेवलप होते हैं बंदा बहादुर के उपरांत। सिखों में एक्चुअली बात क्या थी कि अलग अलग कम्युनिटी, एक गुरु नानक के अनुयायी, गुरुओं के अनुयायी थे नो डाउट, खालसा थे नो डाउट, लेकिन अपने राजनीतिक हितों के कारण, अपने बाद में यूं कहें कि मिसलों के कारण इन लोगों के आपसी हित आपस में बहुत टकराते थे। और बाद में हम अमृतसर की संधि और अंग्रेजों के पीरियड में देखेंगे कि अंग्रेजों ने भी इसी बात का लाभ उठाया। इसलिए ये डिवीजन हम क्लियर कट यहां पर देख रहे हैं। अब इसके उपरांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है नवाब कपूर सिंह। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम इस पीरियड की बात करते हैं तो एक तरफ से अफगान हैं, एक तरफ से मराठे हैं और एक तरफ से मुगल हैं और यहां सिख हैं। इन तीनों पॉलिटिकल पावर्स के बीच में सिख हैं। तो ये नवाब कपूर सिंह को नवाब का टाइटल जो था वो पंजाब में जो मुगल नवाब था जकारिया खां, उन्होंने दिया था। और एक इन्होंने जो एक दल बनाया था जिसे दल खालसा कहते हैं, दल खालसा। और इस दल खालसा बेसिकली सिखों के एक तरह से सशस्त्र जत्थे होते थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन टाइप के हुआ करते थे, इस तरह के मिलिशिया थे ये। और इसमें दो तरह के होते थे, बुड्ढा दल और जवान दल। इसमें यंग लोग हुआ करते थे और इसमें कंपैरेटिवली एज लोग हुआ करते थे, या फिर यूं कहें कि इसमें एक्सपीरियंस लोग थे और इसमें नए लोग थे। एक तीसरा नाम आता है जिनका नाम हमको जानना जरूरी है, वो ये है सुल्तान ए कौम। सुल्तान ए कौम। इनका नाम है जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह, सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया। एट प्रेजेंट तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इन लोगों पर बहुत ऐतिहासिक काम हो चुके हैं, खास करके जीएनडी और पंजाबी यूनिवर्सिटीज में इनमें बहुत सा इन पे काम हुआ है। लेकिन जो बाकी हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, काऊ बेल्ट है, इस पर सिखों के हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और यूपीएससी के एग्जाम्स में क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो तीन नाम इंपॉर्टेंट हुए। एक नाम तो बंदा बहादुर, उनकी डेथ हो चुकी थी। इसके उपरांत मैंने नवाब कपूर सिंह की बात की और तीसरी बात मैंने सुल्तान ए कौम जस्सा सिंह अहलूवालिया की। इसके अलावा जो ये 12 मिसलें थी, अभी मिसलों की चर्चा करेंगे। इन 12 मिसलों में से एक नाम आता है चड़त सिंह।
ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये सुकर चकिया मिस्ल के नेता थे। ये बेसिकली रणजीत सिंह जी के, पंजाब के जो महाराजा थे, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी के ये ग्रैंडफादर थे, चड़त सिंह। और ये मिसलें क्या और किस प्रकार से थी, इस पर हम अभी बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपसे और एक बार चर्चा कर लूं। ये आप देख सकते हैं, ये नवाब कपूर सिंह हैं। ये नवाब कपूर सिंह वही हैं जिन्होंने, मैंने आपको बताया था कि दल खालसा की स्थापना की। ये 2 बार यूपीएससी में आ चुका है, एक बार प्री में ऑप्शनल के अंतर्गत और एक बार ये जनरल स्टडीज में आया है कि दल खालसा की निम्नलिखित में से स्थापना किसने की थी। तो शुरुआत में इस क्वेश्चन को लोगों ने गलत किया, लोगों ने इसको खालसा समझा और इसमें टिक कर दिया 10वें गुरु गोविंद सिंह को। लेकिन दल खालसा बेसिकली मिलिट्री के एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे, सशस्त्र जत्थे थे, बल थे, और जिसमें मैंने आपको बताया था बुड्ढा दल और जवान दल 2 तरह के दल थे। ये जस्सा सिंह आलूवालिया, सॉरी नवाब कपूर सिंह हैं, ये नवाब कपूर सिंह हैं। इसके उपरांत मैंने अभी आपको दूसरा नाम बताया, ये हैं जस्सा सिंह आलूवालिया। तो इनका नाम दिया था सुल्तान उल कौम, सुल्तान ए कौम इनको टाइटल दिया था, जिसका अर्थ होता है किंग ऑफ द नेशन। सुल्तान आप जानते हैं, सुल्तान का मतलब रूलर या किंग होता है, और कौम मतलब एक कम्युनिटी या नेशन या राष्ट्र, जिसको बाद में राष्ट्र शब्द बोला गया। तो ये जस्सा सिंह आलूवालिया हैं। अब इसके उपरांत जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आएंगे वो है महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन उनके आने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पंजाब की मिसलों की चर्चा कर लें। पंजाब में मिसलें क्या और किस तरह से डेवलप हो रही थी। मिसलें 1 by 1। भंगी मिसल, एक्चुअली ये मिसलें आपसे डायरेक्ट पूछी जानी है। 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसको मैं थोड़ा सा भंगी मिसले, तो दूसरा नाम इसमें आएगा कि इसका फाउंडर कौन है, और तीसरी बात इसमें आएगी कि एरिया क्या था इनका, एरियाज क्या क्या थे इनके, फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे, या इसके नेता कौन थे, यूं कह लीजिए। आलूवालिया, सुकर चकिया, रामगढ़िया, कान्ही, मैंने आपको, ये प्रश्न तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रणजीत सिंह निम्नलिखित में से किस मिसल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह आपके सामने तीसरी मिसल आ रही है। कौन सी मिसल है कि ये सुकर चकिया मिसल के थे। और इसमें 1 by 1 एक एक करके इसमें नाम भी ले लेते हैं कि जो भंगी मिसल है बेसिकली अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, ये पर्टिकुलरली इस एरिया में थे। और भंगी मिसल का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नेता है छज्जा सिंह, भन्ना सिंह और हरि सिंह। छज्जा सिंह, हरि सिंह, ये डायरेक्ट पूछे जाने, इसलिए मैं आपको यहां पर इसकी चर्चा कर रहा हूं। आलूवालिया, आलूवालिया की चर्चा हमारे सामने आई है। जस्सा सिंह, अभी मैंने आपको दिखाया था पिक्चर भी, जस्सा सिंह मेन लीडर है, यहां पे नाम ही उनका है जस्सा सिंह आलूवालिया। और ये आलूवालिया मिसल थी कहां, ये जो आजकल जिसको हम कपूरथला कहते हैं, यह कपूरथला का इलाका था। कपूरथला के इलाके में, कपूरथला, इन पर पिछले सालों में बहुत स्टडी हुई है। सुकर चकिया
निश्चित रूप से सुकर चकिया, मैंने अभी नाम लिया था आपसे, चड़त सिंह। चड़त सिंह और रंजीत सिंह, मैंने आपको बताया ये रंजीत सिंह के दादा थे ये। और इसके अलावा रंजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह। महासिंह, ये वाला आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। और सुकर चकिया जो मिसल थी, आजकल ये जो गुजरान वाला एरिया है, गुजरान वाला पंजाब में, इसमें इस एरिया में मुख्य रूप से ये मिसल थी। जब हम रामगढ़िया की बात करते हैं तो इनमें नाम आता है नंद सिंह और जसा सिंह। नंद सिंह और जसा सिंह रामगढ़िया मिसल में हैं। और ये बेसिकली है जलंधर दोआब का क्षेत्र। आजकल जलंधर दोआब, जलंधर दोआब है तो पॉलिटिकली और फर्टिलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो कान्हे मिसल है, इसके लीडर थे जय सिंह। इसके लीडर कान्हे मिसल के जय सिंह थे। और गुरदासपुर का एरिया था इनके पास, गुरदासपुर। तो ये आपके सामने सारे नाम आ रहे हैं, दोबारा से एक बार देख लें। बंगे मिसल, आलूवालिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, कान्हे मिसल। इसके उपरांत हम बात करते हैं नकई मिसल। नकई मिसल जो थी वो बेसिकली हरि सिंह इसके लीडर थे। हरि सिंह, हरि सिंह नकई मिसल के लीडर कौन थे? हरि सिंह थे। और स्पेशली जो लाहौर का दक्षिणी और पश्चिमी भाग था, लाहौर दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, दोनों भाग हैं, ये नकई मिसल के पास था। और इसमें एक बात और आती है, इल्लेवालिया और उल्लेवालिया। इल्लेवालिया या उल्लेवालिया, ये मिसल मुख्य रूप से गुलाब सिंह और तारा सिंह इसके लीडर थे। गुलाब सिंह और तारा सिंह, गुलाब सिंह और तारा सिंह, उल्लेवालिया या इल्लेवालिया। ये आजकल के हिसाब से जो सतलज के आसपास का एरिया है, सतलज नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सतलज नदी के आसपास का एरिया, क्योंकि बाद में अमृतसर की संधि के अंतर्गत इसी सतलज नदी को डिमार्केशन लाइन के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगली कर रहे हैं हम बात निशान वालिया। निशान वालिया, निशान वालिया मिसल जो थी, संगत सिंह और मोहर सिंह ये इसके लीडर थे। संगत सिंह और मोहर सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिंह लगाने की परंपरा शुरू की, इसलिए ज़्यादातर हम खालसा पंथ के अंतर्गत देखते थे, जो भी उनके रूलर्स बनते थे, मिसलों के राजा बनते थे या रूलर्स बनते थे, उन सबको ये सिंह साहब या खालसा जी कहने का रिवाज होता था। तो निशान वालिया, संगत सिंह, मोहर सिंह, और इसका आजकल के हिसाब से जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है अंबाला, अंबाला का क्षेत्र, अंबाला और उसके आसपास का क्षेत्र जो है, ये आजकल आप जानते हैं कि अंबाला आजकल एक इंपॉर्टेंट कैंट है। फैजलपुरिया, फैजलपुरिया, ये फैजलपुरिया मिसल अपने आप में महत्वपूर्ण रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो नवाब कपूर सिंह थे वो इसी मिसल से थे। नवाब कपूर सिंह फैजलपुरिया मिसल से ही थे। और इसमें जलंधर और अमृतसर के बीच का कुछ क्षेत्र है, जलंधर और अमृतसर।
जलंधर और अमृतसर के बीच का कुछ क्षेत्र है, इसमें फैजलपुरिया मिसल में। अब आता है पंचगढ़िया या करोड़ सिंहिया। करोड़ सिंहिया या पंचगढ़िया। ये करोड़ सिंह, ये बेसिकली करोड़ सिंह के नाम पे है। करोड़ सिंह और बघेल सिंह दो लोग हैं इसमें, तो ये नाम डायरेक्टली नहीं आएंगे। जो नाम सीधे सीधे आपको देखने से पता चल रहा है कि ये इससे संबंधित हो सकता है, तो वो नाम नहीं आएंगे। हाँ, बघेल सिंह नाम इसमें आ सकता है कि बघेल सिंह हैं। और ये बेसिकली यमुना के पश्चिम से लेकर के होशियारपुर तक का एरिया है इसमें। होशियारपुर, यमुना के वेस्ट वाला एरिया। इस तरह से अगली जो 4 मिसलें आ रही हैं, आप दोबारा से एक बार देख लें। उल्ले वालिया या इल्ले वालिया, निशान वालिया, फैजलपुरिया। इसमें से फैजलपुरिया पूछे जाने की संभावना रहती है क्योंकि नवाब कपूर सिंह से जुड़ी हुई है और ये इनके एरिया, ये सुमेलित कीजिए टाइप के प्रश्नों में इसको आने की संभावना है। इसके उपरांत अब हम अगली मिसल देखते हैं, शहीद मिसल। शहीद मिसल, इसके लीडर थे दीप सिंह और गुरुबख्श सिंह। दीप सिंह, गुरुबख्श सिंह। और ये जो शहीद मिसल थी, आजकल के हिसाब से दमदमा और जो तलवंडी साहब वाला एरिया है, दमदमा और तलवंडी साहब वाला एरिया है, इसमें मुख्य रूप से ये शहीद मिसल हुआ करती थी। फुलकिया मिसल, फुलकिया मिसल, फुलकिया मिसल ये चौधरी फूल सिंह की है। नाम से पता सा लग रहा है तो इसलिए आने के चांस कम रहेंगे। चौधरी फूल सिंह। और ये फुलकिया मिसल पटियाला और नाभा का क्षेत्र था। पटियाला, नाभा, जींद, इसके आसपास का एरिया है इनका। डिमार्केशन लाइन क्लियर कट नहीं हो सकती है क्योंकि ये क्षेत्र इनके बदलते रहते थे। इस तरह से हमारे लगभग ये सभी मिसलें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। एक बार आप दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन इस रूप में बने हैं कि मिसलों के साथ उनके नेता का नाम पूछ लिया गया है, कौन उससे संबंधित नेता है या कौन उसका फाउंडर है। और अभी अब ये प्रश्न आने की संभावना हो सकती है कि ये मिसल, इसका जो एरिया था यानी इसकी जो डोमिनेंस थी वो किस पर्टिकुलर इलाके में थी। इसके लिए सबसे पहले पंजाब की थोड़ी ज्योग्राफी की जानकारी अपने को होनी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले पंजाब की 5 नदियों के और उन दोआब के नाम आपको बताए, आपके सामने पिक्चर में आए थे, उनकी चर्चा हुई थी। और इस तरह से इन पूरी मिसलों का विकास हुआ। और इसी के अंतर्गत जब मैंने आपको बताया कि मिसलों को, इन मिसलों का रिकॉर्ड, ये मिसलें आपस में लड़ती रहती थी, आपस में भी लड़ती रहती थी। और इसमें इनमें खालसा को लेकर कई बार एकीकरण भी होता था। स्पेशली जब माना अफगान अटैक हो रहा है तो अफगान अटैक के दौरान संभावना है कि ये एक हो जाएंगे, राजनीतिक समीकरण बनेंगे पर ये एक हो जाएंगे। जब मुगलों की तरफ से कोई, खास करके जैसे मैंने आपको बताया जकारिया खां, ये एक मुगल गवर्नर या सूबेदार था जकारिया खां, ये बड़ा शोषण करता था सिखों का, तो उसके खिलाफ भी ये लोग एक हो जाते थे। जब अफगान आते थे, अफगान, ये वो काल है, जरा यहां पर गौर करने की बात आती है कि दुर्रानी यानी अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद उसका बेटा है तैमूर, इसके भी अटैक होते हैं। उसके बाद जमान शाह, जमान शाह, बस अटैक यहीं तक होते हैं। उसके बाद अटैक डायरेक्टली कुछ नहीं हुए ज्यादातर। अब मतलब जो अटैक थे क्योंकि जमान शाह के बाद 1800 के आसपास में रंजीत सिंह बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और ये पावरफुल हो जाते हैं इस कारण से अब सिखों पर अटैक करना इतना आसान नहीं रहा। लेकिन ये जरूर था कि इनका डर जरूर था। और सच तो यह है कि
रंजीत सिंह को सूबेदार बनाने का जो टाइटल देने की बात की थी वो जमान शाह ने की थी। यानी उस वक्त तक जमान शाह ऑफिशियली पंजाब का एरिया जमान शाह के पास था, इसलिए वो इनको सूबेदार बना सकते थे। तो इसलिए इनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। और दूसरी तरफ क्योंकि देखिए, जो पंजाब में सूबेदारी है या तो मुगलों की तरफ से आ रही है या अफगानों की तरफ से आ रही है। और 1753-54 के बाद ये मराठों की तरफ से भी कुछ सालों के लिए आई, जब उन्होंने अपने लोगों को रख लिया। और उसके बाद कारण बनता है युद्ध का। अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मराठे फिर बुरी तरह से इसमें हारते हैं और वो पीछे उनको हटना पड़ता है। तो यहां पर एक बात और आती है कि ये जो मिसलें थी, जो यूं कहें कि 12 मिसलें थी। एक चीज और आई इसमें, राखी प्रथा। ये एक बार पूछा गया यूपीएससी में। ये राखी प्रथा क्या थी? किसी पर्टिकुलर एरिया में या गांव में उस गांव की जो टोटल उपज है उसका 1/5 भाग उस गांव की, उस पर्टिकुलर एरिया की सुरक्षा के बदले ये इस मिस्ल को मिलती थी। ये सशस्त्र सिख जत्थे को मिलती थी, लेकिन इसके बदले ये सुरक्षा प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें यह दिखाई देता है कि ये मिसलों की राजनीति है। अब धीरे 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 मिसलों के एकीकरण की प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे सुकर चकिया मिसल, जिसके नेता रंजीत सिंह बनते हैं, वो 3 तरह से अपने को मजबूत करते हैं। एक तो युद्धों के द्वारा, इसमें युद्धों के द्वारा में खास करके यह है कि अफगानों को उन्होंने पराजित किया। एक दूसरी बात ये आई थी कि दूसरी मिसलों के साथ इन्होंने मैरिज अलायंस बनाई, शादियां, खुद की शादी काने मिसल में हुई, और इनकी तो बहुत सी शादियां हुई थी। तो अलग अलग मिसलों में शादियां हुई। उसके बाद फ्रेंडली अलायंस, मित्रतापूर्ण संबंध किए। इस कारण से सुकरचकिया मिसल का जो प्रभाव था या प्रभुत्व था, ये बड़े एरिया में हो गया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1805 तक तो रंजीत सिंह एक बहुत बड़ी हैसियत बन जाते हैं, और इतनी बड़ी हैसियत बन जाते हैं कि 1909 में अंग्रेजों को अमृतसर की संधि करनी पड़ती है। इस तरह से ये जो पार्ट हमको दिखाई देता है, जो पहला पार्ट है पंजाब का, मैंने आपको बताया, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि गुरुओं से किस तरह से सिख धर्म का उदय होता है। और धीरे धीरे हम जब 10वें गुरु का निधन होता है, उसके उपरांत हम देखते हैं कि जो बंदा बहादुर है उनके पास लीडरशिप आती है, और उन्होंने सिखिज्म को और उसका एक पॉलिटिकल पावर के रूप में सिखों को डेवलप किया। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि किस तरह से नवाब कपूर सिंह, जैसा सिंह अहलूवालिया, ये वो लीडर हैं जिन्होंने 18वीं शताब्दी में सिखों की राजनीति को, सिखों को पॉलिटिकल रूप से और मिलिट्री रूप से डेवलप करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो डायरेक्टली हमारे पास प्रश्न क्या बनने हैं? एक तो प्रश्न ये मिसलों पर बनने हैं, और एक जैसा ये सामने आपके है कि सुल्तान कौम किसको कहा जाता था, या दल खालसा की स्थापना किसने की। तो ये नाम अक्सर आपके सामने आएगा कि नवाब कपूर सिंह द्वारा दल खालसा की स्थापना की गई। तो इस तरह से 8, 10, 12 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जितनी तरह की मिसलें उतनी तरह के प्रश्न। तो पहले वाले एपिसोड में, पहले वाले पार्ट में आज हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।